हाय एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने सीटेट के लिए 2 चैप्टर क्लास 6 का ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। आज हम लोग चैप्टर 3 करने वाले हैं। तो आप लोग भी पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए। यही नोट्स आपको बहुत काम देंगे क्योंकि सीटेट में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और आने वाले हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी से बनते हैं। और 60 क्वेश्चंस में आप तो 55 तो ऐसे ही कर जाओगे अगर आप सिर्फ आपने एनसीईआरटी पढ़ा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो भोजन का आज हम लोग देखेंगे, संग्रहण और उसका उत्पादन कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों को नोट करेंगे। सबसे पहले कहता है आज हम अपने भोजन को अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों, पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों से उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आज बोल रहा है कि हम लोग अभी जितनी भी चीज़ें को ग्रो करते हैं या फिर मार्केट से लाते हैं, तो वो सारी उगाई गई है और या फिर वो पाला गया है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट फसल के लिए ना, जो अलग अलग क्रॉप होते हैं, फसल होते हैं, उसके लिए अलग अलग मौसम की ज़रूरत होती है। जैसे कि धान की जो खेती है उसके लिए गर्माहट होनी चाहिए, अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए और पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। लेकिन गेहूं की खेती शरद ऋतु में उगाई जाती है और इसके लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है पानी की। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सही सस्तापूर्वक जीवित रह पाते हैं। अब देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई कैसी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि साथ ही साथ लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपने डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे हुए बीजों का अंकुरन और उनसे पौधा निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधे को देखभाल करना शुरू कर दी होगी। कहा जाता है कि अर्ली जो मैन थे उन्होंने देखा होगा कि कैसे जो है बीज टूटते हैं, ग्रो करते हैं। फिर उन्होंने उन्हीं को देख कर के जो है सीखा है और पौधों को या फिर खेती करना शुरू कर दी थी। इसी तरह से उन्होंने पौधे की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी, चिड़िया, जानवरों, पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वो ठीक से बढ़ सके और उनके बीज जो है वो पक सकें। इसी प्रकार धीरे धीरे वो कृषक बन गए होंगे और ये यहाँ तक बता रहा है कि यार ऐसा ही करते करते वो कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया होगा। कहता है कि जैसे खेती करना उन्होंने सीख लिया कि नेचुरली वो कैसे बीज टूटते थे, फल गिरते थे, सड़ते थे, फिर उस बीज से जो है नया पौधा उगता था। ठीक उसी तरह से उन्होंने जानवरों को आकर्षित करने के लिए अपने घरों के पास चारा रख दिया गया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को घरों के नज़दीक आने से उत्साहित करने लगे। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग जो है मार्क कर लीजिएगा कि कुत्ते का जो है वो पूर्वज था और धीरे धीरे लोग जो है भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवर पालने लगे थे। और जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग उन्हीं जंगली जानवरों को आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे ये पशुपालक बन गए। पहले मैंने बताया आप लोगों को कि जो पहले के मनुष्य थे वो कृषक कैसे बने और अब मैं बता रही हूँ कि वो पशुपालक कैसे बने। आकर्षित किया, पहले जो कुत्ते के पूर्वज थे उनको पाला, धीरे धीरे जो है गाय, सुअर, बकरी ये सबको पालने लगे और उसके साथ साथ झुंड भी आकर्षित होने लगा और एक कृषक जो है अब पशुपालक बन चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बसने की प्रक्रिया। अब ये क्या है? बसने की प्रक्रिया में कहा गया है कि लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। कहता है लोग जो पौधा उगाते थे और जानवरों को पालते थे उसी को बसने की प्रक्रिया कहते हैं। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवर से भिन्न होते हैं। मतलब जिसे हम पाल पोस रहे हैं, जो पशुपालक पाल रहे हैं और जो जंगली है, दोनों एक दूसरे से जो है अलग होते थे।
इसकी वजह यह थी कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनकी बीमारी होने की संभावना कम हो। ठीक है। मान लीजिए आप ऐसे पशु को क्यों पालना चाहेंगे जो तुरंत से बीमार पड़ जाए या मर जाए, तो वो ऐसे जानवरों को पालना चाहते थे जो बीमार कम पड़ता हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधे को चुनते थे जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो, साथ ही साथ उनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उन्हें गुण से सुरक्षित रह सकें। तो ऐसे जानवरों को पाला जाएगा जो ज़्यादा खूंखार ना हो, ठीक है? उसका स्वभाव शांत हो, और ऐसे ही पौधे को उगाया जाएगा जिसके फल जो है या बीज जो हैं वो बड़े-बड़े हो, उसकी डंठल ऐसी हो कि वो बीजों का भार जो है या फलों का भार जो है सहन सके, और उसको फिर दूसरे साल के लिए भी रखते थे खेती करने के लिए। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, मतलब जो हिंसा नहीं करते थे। इसीलिए हम देखते हैं पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना पालतू जानवरों के दांतों और सींगें छोटी होती है। जो जंगली जानवर होते हैं उसके दांत और सींग बड़े और होते हैं और नुकीले होते हैं, जबकि जो पालतू होते हैं उनके सींग और दांत जो है कम नुकीले और छोटे होते हैं। जैसे कि यहाँ दाँत का जो है एक डायग्राम भी दिया है। नीचे वाला आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर ये वाला है, ये पालतू का है, जबकि ये जो है जंगली जानवर का दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे-धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में हम आज जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं, जो कि आपको मैंने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ाया था। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो सबसे पहले याद रख लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं है, कि प्राचीन फसलें गेहूँ तथा जौ हैं, तथा कुत्ते सबसे पहले तो कुत्तों को पाला, और कुत्ते के बाद जो है भेड़ और बकरी आते हैं। और ये प्रक्रिया, बसने की प्रक्रिया शुरू कब हुई थी? 12,000 साल पहले। अभी तक जितना पढ़ा है ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नवीन जीवन शैली। चलिए तब एक नवीन जीवन शैली को देखते हैं। तुम किस पौधे के बीज को बो करके देखो, तुम पाओगे कि विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने, फिर साल तक लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधों को उगाने लगे तो उन्होंने उनके देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद आज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहले जो मनुष्य थे ना, वो घुमंतू होते थे। एक जगह का खाना खत्म हो गया है, दूसरे जगह जाना है, या फिर पशुओं का पीछा करते करते वो चले गए, या फिर एक जगह का पानी सूख चुका है तो वो दूसरे जगह चले गए। ये सारे n नंबर ऑफ रीज़न थे जो कि चैप्टर 2 में भी बताया था। लेकिन अब जब वो कृषक बन गए हैं तो उन्हें वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है कि पौधे बड़े होंगे, उनसे खरपतवार हटाना है, सिंचाई करनी है, फिर उन्हें कटना है, फसल पकने तक का वेट करना है। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, और जब ये कृषक बने, इन्होंने उत्पादन किया, और जब बहुत बड़ी संख्या में या बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ तो उन्होंने सोचा कि कैसे इसे जो है भंडारित किया जाए, स्टोर किया जाए। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, ज़मीन में गड्ढा खोदा। इन सब से उन्होंने क्या किया? भंडारण। लेकिन भंडारण को हम लोग और विस्तार में चले पड़ते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही साथ उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है। जो जानवर एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। मतलब अगर हम पशुओं को पालते हैं, जैसे कि कुत्ते के बाद जो है भेड़ और बकरियों को पाला गया, तो उससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको मीट ही मिलेगा, दूध, बकरियों से दूध मिलने लगा, उनके मांस को खाया जाने लगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देख रहे हैं,
शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। इन सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमें साक्ष्य कहाँ से, जब भी साक्ष्य की बात होती है, एविडेंस की बात होती है, वो हमें कहाँ से मिले हैं। तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मिले हैं, आधुनिक कश्मीर में मिले हैं, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक ने खुदाई में मिले पौधे, पशुओं की हड्डियां के नमूने का अध्ययन करते थे। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। तो देखिए, इतने साल तक तो अनाज रह नहीं सकता है, तो उसके जले हुए अवशेष बच गए हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक ने इन अनाज के दानों को पहचान कर सकते हैं। इसी तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब देखिए, नीचे कुछ दिया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं कहूँगी ये आपको आगे के एग्ज़ाम तक के लिए ये काम देगा। जब भी आप पढ़ो ये तो काम देने ही वाला है। चलिए, तो अनाज की हड्डियाँ, अनाज और हड्डियाँ, गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये सब हमें मेहरगढ़ से मिला है जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कोल्ढिवा में मिला है जो कि कहाँ है? यूपी में है। कोल्ढिवा में मिला है जो कि आपको कहाँ पर मिलेगा? ये यूपी में मिलेगा। और उसके बाद कहता है कि चावल, मवेशी, मिट्टी, खुरों के निशान महागढ़ा आधुनिक यूपी में है। गेहूं और दलहन गुफा काल आधुनिक कश्मीर में है। और बुर्ज होम में मिला है, चिरांद में मिला है जो कि बिहार में है। ये तो इम्पॉर्टेंट ही है। हुल्लूर आंध्र प्रदेश में है। पेयमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। जिस जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं वे इन्हें सिर्फ कुछ ही हैं, मतलब और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उनको एक बार याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप सभी इनको याद ही करना पड़ेगा। समझ में आ गया है, फिर भी आपको इन्हें रटना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थाई जीवन की ओर। पुरातत्वविद जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद को हम लोग इंग्लिश में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, को कुछ पुरास्थलों पर, मतलब साइट्स पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे, जिसे गर्त आवास कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर का, एक तो वो जो मैंने तालिका बताया जो ऑरेंज बॉक्स था उसको, और ये जो बुर्ज होम है, ये गर्त आवास न जाने कितनी बार आया है कि कहाँ से साक्ष्य मिले हैं कि इतनी ज़्यादा ठंड होती थी तो ज़मीन में गड्ढे बना करके रहते थे, वो गर्तावास उसे कहते हैं। और वो हमें कश्मीर से मिला है। और इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, जहां पर आग को जलाया जाता था। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। उसके बाद देखते हैं, बहुत सारी जगहों से पत्थर औजार भी मिले हैं। इनमें से कुछ ऐसे जो पुरापाषाण युग उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। ओखली और मूसल, जिसमें कूटते हैं हम लोग, इमाम दस्ता का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों के साथ प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। इस प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण प्रयोग लगातार होता रहा है और हड्डियों के भी औजार बने हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं और कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया गया है, मतलब चित्र भी बने गए हैं। बर्तनों का उपयोग किसके लिए तो उस टाइम पे होता था? तो रखने के लिए चीज़ों को। धीरे धीरे लोग बर्तन का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था।
क्योंकि कृषक पशुपालक से भंडारण तक का एक लंबा सफ़र तय किया गया था, तो उन्हें धीरे धीरे चीज़ें पता चलने लग गई थी। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अन्य रीति रिवाज भी हम लोग देख लेते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं, बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि जो विद्वानों ने ऐसा किसानों को अध्ययन किया है। इनमें प्रायः कृषक पशुपालक समूह में रहते थे, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया कि ये लोग ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले प्रचलित होगी। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंध होते थे और इस पर परिवारों को मिलकर जनजातियों का निर्माण करते थे। जो कृषक और पशुपालक की बात कर रही हूँ, वो एक साथ रहते थे, जिसे जनजाति कहते थे। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, पशुपालन, मछली पकड़ते थे। महिला जो होती थी वो खेती का सारा काम करती थी। इसमें ज़मीन तैयार करना, बोझ बोना और फिर फसल को काटना। बच्चे पौधे की देखभाल करते थे, जानवर को दूर भगाते थे ताकि पौधे की फसलों को नुकसान ना पहुँचे। और यहाँ जानवरों की सफाई, दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे, टोकरियाँ बनाते थे। कहता है कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति मतलब बूढ़े थे, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। जनजातियों की संस्कृति परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट थी, मतलब बहुत ज़्यादा रिच और यूनिक था। इनमें कहानियाँ, चित्रकारी भी शामिल थी। जमीन, जंगल, घास, मैदान, पानी, कुंबे, इन सब पर इनका अधिकार था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो हमें अब ये देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पीवाईक्यू है। यहाँ पर जो मैं बताने वाली हूँ ना, ये पीवाईक्यू है। इसको ध्यान से आप लोग अंडरलाइन ज़रूर कर लीजिएगा। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे, जो ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है ना, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके से सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखे। ये देखिए, सेम ऐसा असर्शन रीजन में आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। ये बहुत बार आया हुआ है। आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर याद करके या फिर पढ़ के अच्छे से समझ करके जाइएगा। यहाँ खुदाई में सबसे पहले स्त्रियों में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां हैं। और इसके बाद के अस्त्रों में भेड़ बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिली हैं। तो लेयर से मिला है, पहले हिरन और सूअर का मिला है, उसके बाद भेड़ बकरी का मिला है, उसके ऊपर ज़्यादा मवेशियों हड्डी मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मवेशियों को पालने लगे थे मेहरगढ़ में। इसके अलावा चौकोर और आयताकार अगेन एक इम्पॉर्टेंट है, देख ली। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। पूछा जाता है मेहरगढ़ में घर कैसे होते थे? चौकोर और आयताकार होते थे। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक ये पीवाईक्यू है और यहाँ ईरान के बोलन दर्रे वाला जो पढ़ा है, ये भी आपका पीवाईक्यू है। अब देखते हैं पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्व किसी जगह की खुदाई करते हैं तो कैसे समझते हैं, मतलब कैसे जानेंगे? तो देखिए, जो सबसे ऊपर मिला है मतलब वो नवीनतम है, जो आपको सेकेंड लेयर, और जो सबसे नीचे मिला है ना, वो इसका मतलब है कि बहुत पुराना माना जाता है। निचला स्तर पुराना होगा और जो ऊपर फर्स्ट नंबर का जो लेयर है वो सबसे जो है नया होगा। मतलब ऊपर में जो चीज़ें मिली हैं उसका हाल ही में उन्होंने यूज़ करना सीख लिया था, और उससे पहले उन्होंने यहाँ पर जो सबसे नीचे मिला था। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते। लोगों की आस्था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि उस टाइम में लगता था कि लोग मृत्यु के बाद भी जीवन है, आस्था है, मृत्यु के बाद भी जीवन होता था। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसे कई कब्र मिली हैं।
इस एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा जाता था। आप डायग्राम को भी देख सकते हैं, मेहरगढ़ में ये मिला हुआ है। मेहरगढ़ के घर के शायद ऐसे दिखते हैं, जैसे चौकोर आयताकार देखिए घर यहाँ दिख रहा है। और अवशेष के साथ जो है यहाँ पर भेड़ बकरी दफना दिया जाता था, साथ में कुछ सामान को भी, ताकि अगर वो परलोक जाएं, ऊपर जाएं, तो वहाँ उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि यह पुरास्थल चीन म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते ब्रह्मपुत्र की घाटी एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल मुसल जैसे पत्थर उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही साथ यहाँ जेटाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। तो अगर आपसे पूछ दे कि जेटाइट पत्थर कहाँ से आया है, तो जेटाइट पत्थर जो है चीन से आया होगा। ठीक है। और औजार बर्तन भी मिले हैं, बहुत सारे पत्थर और हड्डी के औजार और यहाँ पर बर्तन भी मिले हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो है ऐसा कुछ बचा नहीं है। मैंने सारा जो है कंप्लीट करा दिया है एक ही क्लास में। आपका चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। जिस जिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से 4 से 5 ऐसे लाइन है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बने हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच पाए।